नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन सन 1933 में हुआ था तथा यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना मानी जाती है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रंगमंच पर विधान की दृष्टि से यानी अभिनय की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक है वो माना जाता है। रंगमंच विधान की शर्तों का पालन करने के कारण ही इसका कई बार मंचन संभव हो सका है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं और दृश्यों की जो संख्या है वो हर नाटक में सीमित ही है। यह नाटक अपने विधान में ऐतिहासिक है और इसमें कथानक का केंद्र बिंदु गुप्त काली है, गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक पात्रों के साथ ही जयशंकर प्रसाद ने कुछ काल्पनिक पात्रों को भी सृष्टि की है। देश काल परिवेश की शर्त पर यह नाटक सफल रहा है क्योंकि इसमें संपूर्ण इतिहास के एक प्रमुख अंश को अपनी क्रूरता व वैभव के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत है वो किया है। ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के महत्वपूर्ण पात्र हैं। रामगुप्त है जो समुद्रगुप्त राजा का ज्येष्ठ पुत्र था तथा गुप्त वंश का एक कायर शासक हुआ है रामगुप्त। वह ध्रुव स्वामिनी का पति भी है। ये रामगुप्त है वो शकों के धमकाने पर ध्रुव स्वामिनी है उसको शक राज्य को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए ये कायर शासक था। चंद्रगुप्त इस नाटक का मुख्य नायक पात्र है तथा समुद्रगुप्त का छोटा बेटा है। यह एक वीर तथा त्यागशील पुरुष है तथा वह ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है और रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव स्वामिनी से शादी भी कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की मुख्य नायिका पात्र है तथा शक कन्या है जिसे समुद्रगुप्त शकों पर विजय के पश्चात मगध के अपने पुत्र की वधू के स्वरूप में लाए थे और ध्रुव स्वामिनी आत्म स्वामीभानी तथा वीर स्त्री और समुद्रगुप्त है उससे प्रेम भी करती है। ये मंदाकिनी जो है वह चंद्रगुप्त की बहन तथा समुद्रगुप्त की पुत्री है जो वीर तथा साहसी व सत्य तथ्य को उद्घाटित करने वाली। कोमा ये आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री है तथा शकराज से प्रेम करती है। कोमा शकराज जो है वो नाटक में खलनायक के रूप में चित्रित है। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु, शंकालु और हिंसक प्रवृत्ति का है। शिखर स्वामी है ये गुप्त काल का कुटिल तथा अवसरवादी मंत्री है। वह रामगुप्त को उचित मार्गदर्शन न देकर के केवल गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह नाटक के मुख्य पात्र हैं। मिहिर देव ये कोमा के पिता हैं तथा सत्य का साथ देने वाले न्यायशील व्यक्ति हैं। पुरोहित राजपुरोहित धर्म का ज्ञान रखने वाला तथा सत्य का साथ देने वाला निर्भीक और साहसी पुरुष है। अन्य पात्र खड़गधारणी, प्रतिहार, कुबड़ा, बोना, सामंत कुमार, खिंगिल, शक सामंत, हिजड़ा आदि हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा। तो देखिए, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वह जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों में ध्रुव स्वामिनी नाटक रंगमंच की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण नाटक है। 3 अंकों में विभक्त है। नाग राजाओं के बाद में जब गुप्त वंश स्थापित हुआ था उसमें मगध में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी जो नाग साम्राज्य था, नाग वंश था, उसके बाद में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। उसमें शक्तिशाली था ये। समुद्रगुप्त ने शकों को हरा करके उन्हें राज्य विहीन कर दिया, उनकी रानियों राजकुमारियों को छीन लिया। तदुपरांत रामगुप्त उसका बड़ा बेटा राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ और उसने ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। वह बड़ा भीरू, कायर और अयोग्य सिद्ध हुआ था रामगुप्त। इस नाटक का प्रारंभ रामगुप्त के शिविर से प्रारंभ होता है। चंद्रगुप्त यद्यपि शौर्यवान, कार्यभार चलाने में सक्षम है, फिर भी मंत्री की मंत्रणा के चलते वह सब कुछ छोड़ करके अपने अग्रज भाई रामगुप्त को राजपाट चलाने का आभार वो सौंप देता है। रामगुप्त स्वयं डरपोक और बहुविलासी व्यक्ति होने के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, यानी कुछ ढंग से सोच नहीं पाता है। ध्रुव स्वामिनी जो विश्व सुंदरी नायिका है उसके साथ उसका विवाह संस्कार हो जाता है। रामगुप्त अपने दायित्वों से बेखबर रहता है। वाद विवाद के चलते रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के संबंधों में दरार पड़ने लगती है। इसी बीच शकराज का आक्रमण हो जाता है। रामगुप्त उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम नहीं होता है। संधि समझौता के तहत वह अपनी भैयता धर्मपत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के
हाथों सौंप देता है और उससे अपने आप को दरकिनार कर लेता है। इस पर दुर्योधन क्षुब्ध होकर के मृत्युवरण के लिए तत्पर हो जाती है। देश की बुरी दशा एवं रामगुप्त की कायरता को देखते हुए चंद्रगुप्त देश के रक्षा सेना की कमान संभालता है और शकराज को एक विशेष परिस्थिति में मार देता है। दुर्योधन के साथ चंद्रगुप्त स्त्री वेश में शकराज के पास में गुप्त रूप से जाता है। ये जो चंद्रगुप्त है वो दुर्योधन के वेश में जाता है शकों के जो शिविर लगा उसमें। शकराज ये देखकर हैरान हो जाता है कि दुर्योधन का जुड़वा रूप कहाँ से आया। चंद्रगुप्त अपना वास्तविक रूप दिखा करके शकराज से युद्ध करता है और उसे मार गिराता है उस युद्ध में। तदुपरांत चंद्रगुप्त ने सामंत वर्ग रामगुप्त का भी वध कर देता है, क्योंकि रामगुप्त चंद्रगुप्त को मारने की चेष्टा करता है। पुरोहित के परामर्श से विशेष वैदिक अनुष्ठान संपन्न करके दुर्योधन का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ में होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में पुनर्विवाह की कहानी कही गई है, तो ये दुर्योधन नाटक में, क्योंकि इसमें दुर्योधन का पहले विवाह होता है रामगुप्त के साथ, फिर इस अपने चंद्रगुप्त के साथ में होता है, तो ये पुनर्विवाह होता है। इस नाटक में नाटककार ने दुर्योधन कथा को प्रासंगिक कथा बना दिया है। दुर्योधन, चंद्रगुप्त, रामगुप्त इस नाटक के प्राधिकारिक पात्र हैं। रामगुप्त जैसे अयोग्य और डरपोक शासक से मुक्ति मिलती है इस नाटक में। दुर्योधन का उद्धार एवं पुनर्विवाह आधिकारिक तौर पर मुख्य घटनाएं हैं जिनके आधार पर संपूर्ण नाटक में अपना रंग दिखाया गया है। इस नाटक की कथा वस्तु में समुचित विकास के कार्यक्रमों का विशेष महत्व माना गया है, जो इसके प्रथम अंक में प्रारंभ होकर प्रयत्न द्वितीय अंक में प्राप्ति व अभिलाषा, और तीसरा जो अंक है इसमें नेताप्ति और फलागमन जैसे कार्य व्यवस्था का समायोजन हुआ है। जब दुर्योधन रामगुप्त के प्रति ऐसा विचार रखती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपने पशु संपत्ति समझ करके उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ये दुर्योधन का कथन है रामगुप्त को। अपने जीवन एवं देश की रक्षार्थ मान सम्मान की खातिर वह आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है, जो बड़ी संगीन परिस्थिति दर्शाती है। चंद्रगुप्त ने अचानक उपस्थित हो जाने से सारी स्थिति नियंत्रणाधीन हो जाती है। यह एक प्रकार की शहीदी सामूलिक कार्य व्यवस्था मानी जाएगी, यानी चंद्रगुप्त उसने बचा लिया। दूसरा जो अंक है इसके अंतर्गत प्राप्त करने की अभिलाषा सहसा उत्पन्न हो जाती है। दुर्योधन रामगुप्त से मुक्ति चाहती है, जो नियताति जैसी कार्य व्यवस्था की शुरुआत है। चंद्रगुप्त के साथ दुर्योधन का पुनर्विवाह होना और महारानी के पद पर प्राप्ति फलागमन का प्रतीक है, के फल का आगमन का, ये दूसरे अंक की कहानी है। दुर्योधन जो नाटक है ये दृष्टिकोण में से समस्याओं से घिरा समस्या प्रधान नाटक चरितार्थ हुआ है। ऐतिहासिक गतिविधियों के क्रम में नाटककार ने आदर्श प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे नाटक के प्रभाव में वृद्धि हुई है। दुर्योधन नाटक पूर्णतः ऐतिहासिक है। इस नाटककार ने रंगारंग कल्पनाओं से भर दिया है। यह नाटक भारतीय संस्कृति की धरोहर है। यहाँ पर असत्य पर सत्य की विजय को दिग्दर्शन किया गया है। देश सेवा की भावना एवं नारी जाति के सम्मान की हुदाई दी गई है। सामाजिक रूढ़िवाद के विरुद्ध इस नाटक में स्त्री जाति का सशक्तिकरण किया गया है। आधुनिक समाज के हितार्थ शौर्यवान शासक की आवश्यकता है। नपुंसक एवं भोगविलास में लिप्त शासक देश को डुबो देता है। दुर्योधन नाटक की कथा मिश्रित है। इसमें ऐतिहासिक वृत्तांत एवं उपलब्धियां विद्यमान है। यह नाटक इतिहास एवं कल्पना से संबंधित चरित्र प्रदान है। इसमें इतिहास और कल्पना का गहरा संबंध दिखाई देने लगता है। इस प्रकार दुर्योधन नाटक का कथोपकथन बिल्कुल सुसंगठित है। इसके पात्रों की जो पात्रता सुव्यवस्थित की गई है। इसमें दर्शकों का आकर्षण और जिज्ञासा नाटकीय दृश्यों के प्रति एक जैसा बना हुआ है। दुर्योधन नाटक का मुख्य उद्देश्य इतिहास के उन प्रसंगों को पर प्रकाश डालना है जिन पर प्राय इतिहासकार मौन रहे हैं। अपने बड़े भाई की हत्या करने और उसकी पत्नी से विवाह करने के बावजूद चंद्रगुप्त पाठकों की सहानुभूति को प्राप्त कर जाते हैं। शायद यही प्रसाद जी के द्वारा इस नाटक का लिखने का मुख्य उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि इतिहास इस तथ्य को तो बताते हैं, इतिहास जो हैं वो इस तथ्य को तो बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने
रामगुप्त का वध कर उसकी पत्नी को अपनाया, लेकिन इसके पीछे हुए कारणों की व्याख्या नहीं करते हैं। यानी इतिहासकार इस बात को बतलाते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त का वध करके ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त कर लिया, परंतु किस वजह से वध किया ये नहीं बतलाते हैं। प्रसाद जी स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र का कुशलतापूर्वक संचालन रामगुप्त जैसे कायर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त जैसे सबल शासक ही कर सकते हैं। ये मुख्य बात है। इसके अतिरिक्त ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी की उन समस्याओं का चित्रण भी किया गया है जिससे भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर आज तक जूझता रहा। नारी को अपने भोग विलास की वस्तु समझना, अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना, उसके हृदय की भावनाओं को कुचलकर उसे विभिन्न बंधनों में बांधना, यहाँ तक कि शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए भी उनकी इच्छाओं को अनदेखा कर देना आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस नाटक में उठाई गई हैं। परंतु नाटक के अंत में प्रसाद जी कल्पना के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करते हैं। जब धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति और धर्म के अनुकूल मानते हैं तो नाटक के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दिखाया गया है। यहाँ जनता स्वयं अयोग्य शासक को हटाने का निर्णय लेती है। सारांशतः इस नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्विवाह की समस्या तथा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अविस्मरणीय नाटक है। इस नाटक के महत्वपूर्ण कथन है। देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते हैं। कभी कभी मौन रह जाना भी बुरी बात नहीं है। ये खड़गधारणी का कथन है कि हे देवी, प्रत्येक स्थान और जो समय होता है वो बोलने के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन रह जाना भी बहुत अच्छी बात है, यानी कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है, ये ध्रुव स्वामिनी का है। जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज, ये रामगुप्त का है। मेघ शंकुल आकाश की तरह है, जिसका भविष्य गिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए, ये शिखर स्वामी का है। सच है, वीरता है, जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंदे की धूल उड़ाती है। मंदाकिनी, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में उनका कुबा सीधा कर सकता हूँ। बोना का कथन है, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों के करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अहमत्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। यह है शिखर स्वामी का। मैं केवल रानी नहीं हूं किंतु स्त्री भी हूं, ये ध्रुव स्वामिनी का है। तुम सुंदर हो, अहो कितनी सुंदर हो, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता, रामगुप्त का। जीवन जो है विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या फिर दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा है। नियति के अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन के सायकालीन शीतल आकाश में मिला दिया हो। ध्रुव स्वामिनी का, अपनी ज्वाला को आप पिए व नीलकंठ की छाप लिए विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। मंदाकिनी का, यौवन तेरी चंचल छाया, जिसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू लाया, मेरे प्याले में मद बन करे कब तू चली समाया, जीवन मंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। ये जो गीत है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का है, 2 अंक का। पैशन स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन में उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। कोमा का कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। 2 अंक में है ये सकराज का। राजनीति मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठे जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध हो। मिहिर देव का, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनित और आकर्षक भी, पर दुखदायी और हृदय को वेदने के लिए। मेरे जीवन निशिति का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमकता रहा। जो रानी शत्रु के लिए उपहार के लिए भेजी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित होगी। स्त्री और जो पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण
अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल के बराबर होते हैं। पुरोहित का है, विधान की जो स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। चंद्रगुप्त का है ये कथन। मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ध्रुव स्वामिनी का है ये। रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेर पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। चंद्रगुप्त का, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। पुरोहित का है ये कथन। इस प्रकार से अपन ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में सारांश के बारे में पढ़ा, समीक्षा पढ़ी और प्रमुख कथन भी पढ़े। पीडीएफ प्राप्त करने और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर पुस्तक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9928904782 नंबरों पे। आपको नेट जेआरएफ की पुस्तक मिल जाएगी 9928904782। धन्यवाद दोस्तों।